नमस्कार, मैं राहुल माहेश्वरी आपका स्वागत करता हूँ। नंबर सिस्टम और मेज़रमेंट दो टॉपिक कंप्लीट होने के बाद आज का आपका नया टॉपिक है ज्योमेट्री। ज्योमेट्री जनरली एक टफ़ टॉपिक समझा जाता है, स्पेशली गर्ल्स के लिए। लड़कियाँ पता नहीं क्यों ऐसे इतना टफ़ टॉपिक समझती हैं। मैं आपको इतने सरल तरीके से ज्योमेट्री पढ़ाऊँगा कि हर एक चीज़ आपको कट टू कट क्लियर हो जाएगी। कई सारी जगह पर बीच में से ज्योमेट्री पढ़ाई जाती है, ट्रायंगल से पढ़ाई जाएगी, क्वाड्रिलेटरल से पढ़ाई जाएगी। भाई बीच में से ज्योमेट्री पढ़ोगे तो सीखोगे कैसे? ऐसे ही गर्ल्स से भी मेरा कहना है कि अगर आप बीच में से ज्योमेट्री पढ़ते हो तो आप सीखोगे कैसे। मैं आपको पढ़ाऊँगा आज बिल्कुल स्टार्टिंग से कि ज्योमेट्री स्टार्ट कहाँ से होती है। ठीक है, तो आइए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले ज्योमेट्री होती है ज्यामिति। पॉइंट से स्टार्ट करते हैं। क्या होता है ये? इसे हम बोलते हैं पॉइंट या फिर बिंदु। पॉइंट या फिर बिंदु। पॉइंट से जनरली आपसे बस दो ही तरह के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। एक क्वेश्चन तो ये आता है कि किसी एक बिंदु से या किसी एक पॉइंट से कितनी मैक्सिमम रेखाएं खींची जा सकती हैं। तो कितनी रेखाएं खींची जा सकती हैं? आपको पता है कि आप कितनी भी रेखाएं खींच सकते हैं, किसी भी दिशा में खींच सकते हैं। तो आपका आंसर होगा इनफाइनाइट या फिर अनंत या असंख्य। इनफाइनाइट या असंख्य रेखाएं खींची जा सकती हैं। दूसरा क्वेश्चन आपसे इस तरह से पूछा जा सकता है कि कम से कम कितनी रेखाएं खींची जा सकती हैं। तो कम से कम आप एक रेखा तो खींच ही सकते हैं। इसका मतलब है कि किसी भी एक दिए हुए पॉइंट से कम एक रेखा खींची जा सकती है और ज़्यादा से ज़्यादा असंख्य रेखाएं खींची जा सकती हैं। क्लियर? पॉइंट के बाद दूसरे नंबर पर हेडिंग डालिए लाइन। बहुत से कैंडिडेट्स लाइन सेगमेंट को ही लाइन समझ लेते हैं या फिर रे को लाइन समझ लेते हैं। तीन चीज़ें होती हैं, मैं आपको बताता हूँ। लाइन सेगमेंट, और एक होती है आपकी रे। रेखाखंड और किरण। रे को बोला जाता है किरण। तो इन तीनों में बेसिक डिफरेंस क्या है? देखिए, लाइन वो होती है जिसका आपको ना ओर पता है ना छोर पता है, राइट? ना आपको ये पता है कि ये कहाँ से शुरू हुई है, ना आपको ये पता है कि ये कहाँ तक जा रही है। तो वो होती है लाइन। लाइन सेगमेंट क्या होता है? जब किसी भी लाइन में से आप उसका एक छोटा सा सेगमेंट काट लेते हैं या उसे एज्यूम कर लेते हैं। जैसे ये एक बड़ी सी लाइन थी, इसमें से मैंने ए बी लाइन सेगमेंट को एज्यूम कर लिया या फिर काट लिया यहाँ से, तो ये हो गया ए बी लाइन सेगमेंट या फिर ए बी रेखाखंड। जनरली हम लाइन सेगमेंट को ही लाइन बोलते हैं क्योंकि थोड़ा सा बड़ा होता है लाइन सेगमेंट बोलने में, इसलिए हम अपने कन्वीनियंस के लिए लाइन सेगमेंट को ही लाइन बोल देते हैं। ठीक है। अब रे क्या होती है? देखिए, ये आपको नहीं पता कि ये कहाँ से उत्सर्जित हुई है और कहाँ तक जा रही है। रेखाखंड जो लाइन थी पूरी, उसमें से आपने एक छोटा सा पार्ट काट लिया, तब आपको रेखाखंड मिल गया। लेकिन रे या किरण क्या होती है? रे होती है जिसके उत्सर्जित होने का या जिसका ओरिजिन का एक निश्चित पॉइंट होता है। ओरिजिन का, जिसकी उत्पत्ति का एक निश्चित पॉइंट होता है। तो रे क्या बताया मैंने? जिसका एक ओरिजिन पॉइंट होना जरूरी है। जैसे टॉर्च, जब आप टॉर्च जलाते हैं तो टॉर्च के बल्ब से रेज निकलती हैं। इसका मतलब आपको पता है कि उसका ओरिजिन पॉइंट टॉर्च का बल्ब है और वो रेज काफ़ी दूर तक जाती हैं, उसकी लाइट काफ़ी दूर तक जाती है, उसे हम बोलते हैं रे। तो तीनों आपको क्लियर होंगे, पॉइंट भी आपको क्लियर है। इससे आगे बढ़ते हैं। इसके बाद आता है कर्व। कर्व दो तरह के होते हैं, एक ओपन कर्व और एक क्लोज्ड कर्व। जो आपका सर्कल होता है वो एक कर्व्ड शेप होती है। ओपन कर्व इस तरह का हो सकता है, ऐसा हो सकता है, ऐसा हो सकता है, किसी भी तरह का हो सकता है। मीन्स ये पूरी तरह से क्लोज्ड नहीं है। सर्कल आपका क्लोज्ड कर्व है।
ठीक है, तो कर्व्ड आपको क्लियर है। इसके बाद आपको पढ़ना है टाइप्स ऑफ लाइन। लाइन आपने पढ़ लिया, अब आपको पढ़ना है टाइप्स ऑफ लाइन। मैंने आपको बताया कि ज्योमेट्री में हम लाइन सेगमेंट को ही यूजुअली लाइन के नाम से जानते हैं, लेकिन बेसिक डिफरेंस इसमें अलग अलग है। तो टाइप ऑफ लाइन में आपको मेनली 4 टाइप पढ़ने हैं। लाइंस के 4 टाइप आपको 4 टाइप्स आपको पढ़ने हैं। फर्स्ट टाइप है आपका कोइंसिडेंट लाइंस। कोइंसिडेंट लाइन कौन सी होती हैं? कोई भी ऐसी 2 लाइन जो एक दूसरे को ओवरलैप करती हैं। सपोज कीजिए ये ए बी एक लाइन है, ए बी एक लाइन है और इसी के ऊपर एक और लाइन जा रही है, इसी के ऊपर एक और लाइन जा रही है पी क्यू। तो कोई भी 2 ऐसी लाइन जो एक दूसरे को ओवरलैप करती हैं, ठीक है, वो होती हैं आपकी कोइंसिडेंट लाइन, या फिर इसे हिंदी में संरेख भी बोला जाता है, संरेख। दूसरी होती है आपकी पैरेलल लाइन। पैरेलल लाइन आपकी क्या होती है? कोई भी 2 ऐसी लाइन, मान लीजिए ए बी और पी क्यू, आपकी कोई भी 2 ऐसी लाइन है जिनके बीच का डिस्टेंस हमेशा इक्वल रहता है, जिनके बीच का डिस्टेंस हमेशा इक्वल रहता है। ये लाइंस कहाँ जाकर मिलेंगी? तो कहीं आपको मिलती हुई दिख रही हैं, सीधी जा रही हैं, सीधी की सीधी चली जाएंगी आगे तक, ठीक। तो ये कहाँ जाकर मिलती हैं? हम ऐसा मान लेते हैं कि ये अनंत पर जाकर मिलती हैं, इनफाइनाइट पर जाकर मिलती हैं। क्लियर? इसका बेस्ट एग्जाम्पल आपके सामने है रेल की पटरियाँ। रेल की पटरियाँ पैरेलल हैं तभी उस पर रेल चल पा रही है। अगर पटरियाँ एक दूसरे की तरफ आ गई, खिसक कर जुड़ गई या एक दूसरे से दूर चली गई, तो रेल उस पर नहीं चल पाएगी, उससे उतर जाएगी। समझ पाए आप? तो पैरेलल लाइन का बेस्ट एग्जाम्पल है रेल की पटरियाँ। इसे हिंदी में समांतर रेखाएं भी बोला जाता है। नेक्स्ट है इंटरसेक्टिंग लाइंस। इंटरसेक्टिंग लाइंस कौन सी होती हैं आपकी? ऐसी रेखाएं जो किसी एक बिंदु पर एक दूसरे को कट करती हैं। हिंदी में बोला जाता है प्रतिच्छेदित रेखाएं, प्रतिच्छेदी रेखाएं। तो कोई भी ऐसी 2 रेखाएं जो एक दूसरे को किसी एक निश्चित बिंदु पर कट करती हैं, ये O बिंदु हमने मान लिया, इसे हम बोलते हैं प्रतिच्छेदी रेखाएं, ठीक। नेक्स्ट है कॉनकरेंट लाइंस। कॉनकरेंट लाइंस कौन सी होती हैं? हम देखते हैं कि 2 से ज़्यादा लाइन किसी एक निश्चित बिंदु पर ही काट रही हैं। तो 2 से ज़्यादा लाइन जब किसी एक निश्चित बिंदु पर काटती हैं, एक ही बिंदु पर, तो वो सारी लाइंस होती हैं कॉनकरेंट लाइंस, ठीक है। तो लाइंस आपको क्लियर है? इसे नोट्स में अपने लिख लीजिए ठीक से, क्योंकि इनसे रिलेटेड क्वेश्चन पूछे जाते हैं। समझ रहे हैं आप? और किस तरह के क्वेश्चन पूछे जाते हैं मैं भी आपको दिखाऊंगा, तो इसे नोट्स में लिखते रहिए। टाइप्स ऑफ लाइन के बाद अब आपको पढ़ना है एंगल। एंगल क्या होता है? कोण। जब कोई भी 2 रेखाएं एक निश्चित झुकाव के साथ एक दूसरे से मिलती हैं, कोई भी 2 रेखाएं एक निश्चित झुकाव के साथ एक दूसरे से मिलती हैं, तो उनके बीच में एक कोण बनता है, एक एंगल बनता है। इसी को हम बोलते हैं एंगल। तो एक ये रेखा जा रही है और एक ये वाली रेखा जा रही है, ये दोनों रेखाएं एक निश्चित बिंदु पर आकर मिल रही हैं और इनके बीच का जो गैप है, इसे हम बोलते हैं कोण या एंगल। कितने डिग्री का एंगल है, इसे डिग्री में मापा जाता है या रेडियन में भी मापा जाता है, लेकिन आपके एग्ज़ाम में डिग्री में ही पूछा जाता है, ठीक। इसके बाद आपको पढ़ना है टाइप्स ऑफ एंगल। तो टाइप्स ऑफ एंगल आप देखिए, आज शायद इतने टाइप्स आपने एंगल के कभी सुने भी नहीं होंगे, लेकिन इनसे क्वेश्चंस पूछ लिए जाते हैं एग्ज़ाम में। तो सबसे पहला आप नोट कीजिए ज़ीरो एंगल। ज़ीरो एंगल कितने डिग्री का होता है? 0 डिग्री का होता है। अब 0 डिग्री का एंगल कैसे बनेगा? तो एक डॉट 0 डिग्री का ही होता है। समझ पाए? क्योंकि उससे कोई रेखा खींची ही नहीं गई, और अगर कोई रेखा आप खींच भी देते हैं तो इस रेखा का मेज़रमेंट सिर्फ 0 डिग्री ही है, ठीक है, क्योंकि आपने सिर्फ एक ही दिशा में रेखा खींची है।
दूसरी दिशा में अगर आप रेखा खींच देते इधर, तब इसका मेजरमेंट चेंज होकर 180 डिग्री हो जाता। लेकिन आपने एक ही दिशा में रेखा खींची है, इसका मतलब आप 0 डिग्री के एंगल पर रेखा खींच रहे हैं। समझ पाए आप? दूसरा, 0 डिग्री के बाद आपको पढ़ना है एक्यूट एंगल। एक्यूट एंगल, एक्यूट एंगल को हिंदी में बोला जाता है न्यून कोण। कितने डिग्री का होता है न्यून कोण? 90 डिग्री से कम के कोण को, 90 डिग्री से कम के कोण को एक्यूट एंगल कहते हैं। ठीक है, 90 डिग्री का कोण कैसा होता है? सीधा एकदम परपेंडिकुलर, और इससे कम का झुकाव अगर होगा किसी भी लाइन के ऊपर तो वो एक्यूट एंगल होगा। क्लियर? एक्यूट एंगल के बाद आपको पढ़ना है थर्ड, राइट एंगल। राइट एंगल, राइट एंगल कितने डिग्री का होता है? आपका 90 डिग्री का ही राइट एंगल होता है। ये जो 90 डिग्री का एंगल होता है इसी को राइट एंगल बोला जाता है। ये सारी बातें अपनी नोटबुक में लिखते जाइए, क्योंकि इनसे क्वेश्चन आएंगे। अभी मैं आपको क्वेश्चन कराऊंगा, आप देखिएगा किस तरह के क्वेश्चन हैं। अगर आप इसको नोट नहीं करेंगे तो आप भूल जाएंगे कि कौन सा एंगल कितने डिग्री का बताया था, कौन सा कम बताया था, कौन सा ज़्यादा बताया था। क्लियर? नेक्स्ट, राइट एंगल के बाद आपका होता है ऑब्ट्यूज एंगल। ऑब्ट्यूज एंगल होता है आपका अधिक कोण। राइट एंगल हिंदी में होता है सम कोण, और ऑब्ट्यूज एंगल आपका हिंदी में होता है अधिक कोण। ठीक, तो ऑब्ट्यूज एंगल कितने डिग्री का होता है? सबसे पहले आपने देखा कि एक सीधी रेखा थी, फिर आपने देखा कि इसके ऊपर एक रेखा 90 डिग्री से कम के कोण पर झुकी हुई थी, फिर आपने देखा 90 डिग्री के कोण पर आ गई। अब 90 डिग्री से ज़्यादा का जो कोण हो जाएगा, 90 डिग्री से ज़्यादा मीन्स एंगल 90 डिग्री से ज़्यादा होना चाहिए। ये तो है 90 डिग्री, और ये हो जाएगा 180 डिग्री। तो 90 डिग्री से ज़्यादा और 180 डिग्री से कम का कोण जो होता है उसे बोलते हैं अधिक कोण या ऑब्ट्यूज एंगल। राइट? नेक्स्ट टाइप आपको लिखना है स्ट्रेट एंगल। स्ट्रेट एंगल, इसे रिजु कोण भी बोला जाता है। स्ट्रेट एंगल को रिजु कोण भी बोला जाता है। स्ट्रेट एंगल कितने डिग्री का होता है? स्ट्रेट एंगल आपका 180 डिग्री का होता है। स्ट्रेट एंगल आपका 180 डिग्री। ये पॉइंट था, आपने इधर भी लाइन ड्रॉ की और इधर भी लाइन ड्रॉ की, तो ये बीच का जो एंगल होगा ये 180 डिग्री का होगा। ये होता है आपका स्ट्रेट एंगल। स्ट्रेट एंगल के बाद नेक्स्ट टाइप आपका आ जाएगा रिफ्लेक्स एंगल। रिफ्लेक्स एंगल, रिफ्लेक्स एंगल आपका कितने डिग्री का होता है? रिफ्लेक्स एंगल होता है आपका 180 डिग्री से ज़्यादा। अगर आप सीधी लाइन ड्रॉ करते इधर तब तो 180 डिग्री का होता, लेकिन 180 डिग्री से ज़्यादा और 270 डिग्री से कम, मतलब अगर आपने नीचे परपेंडिकुलर डाला तो ये पूरा एंगल जो यहाँ तक का होगा, यहाँ तक का ऐसे, तब ये 270 डिग्री का होगा। लेकिन 270 से कम और 180 डिग्री से ज़्यादा का जो एंगल होता है उसे बोलते हैं रिफ्लेक्स एंगल। ठीक है, तो मान लीजिए ये एंगल है 210 डिग्री का, ऐसे मान लीजिए। ठीक, तो इसे बोला जाता है रिफ्लेक्स एंगल। लास्ट बट नॉट द लीस्ट, कंप्लीट एंगल। कंप्लीट एंगल, कंप्लीट एंगल आपको पता है क्या होता है? सर्कल होता है। ठीक है, कोई भी एक लाइन है, आपने इस लाइन को रेडियस मानकर एक कंप्लीट सर्कल बोल दी, ड्रॉ कर दिया, तो ये कंप्लीट एंगल हो गया आपका। और कंप्लीट एंगल कितने डिग्री का होता है? 360 डिग्री का आपका कंप्लीट एंगल होता है। तो उम्मीद है कि टाइप्स ऑफ एंगल आपको बहुत अच्छी तरह से क्लियर हो गए होंगे। टाइप्स ऑफ एंगल के बाद इसके दो सब टाइप भी हैं एंगल के। टाइप्स ऑफ एंगल के बाद आपके दो सब टाइप हैं, कॉम्प्लीमेंट्री एंगल और सप्लीमेंट्री एंगल। कॉम्प्लीमेंट्री एंगल को हिंदी में बोला जाता है कोटि पूरक कोण या फिर सिर्फ पूरक कोण, कोटि पूरक या फिर पूरक कोण। सप्लीमेंट्री एंगल को हिंदी में बोला जाता है संपूरक कोण। कितना? संपूरक कोण। आप ये देखते हैं, अगर कोई भी दो एंगल बने हुए हैं, सपोज कीजिए एक ये एंगल बना हुआ है और दूसरा ये एंगल बना हुआ है।
आप देखते हैं कि ये एंगल आपका है 40 डिग्री का और ये एंगल आपका है 50 डिग्री का, ठीक है। इसे आपने मान लिया एंगल A, इसे आपने मान लिया एंगल B। इसका मतलब A प्लस B का सम आपका 90 डिग्री होना चाहिए। कॉम्प्लीमेंट्री एंगल में दो एंगल का सम हमेशा ही 90 डिग्री या 90 डिग्री होता है, समझ पाए आप। इसी तरह सप्लीमेंट्री एंगल में एक एंगल ये मान लिया आपने और दूसरा एंगल आपने ये मान लिया। ये एंगल आपका मान लिया 120 डिग्री का और ये एंगल आपने मान लिया 60 डिग्री का। तो इसे भी हम A और B मान लेते हैं। A इज इक्वल टू 120 और B इज इक्वल टू 60 डिग्री। तो सप्लीमेंट्री एंगल में A प्लस B का सम हमेशा ही 180 डिग्री होता है। कोटि पूरक कोण या पूरक कोण में दो एंगल का सम 90 डिग्री होता है। समपूरक कोण या सप्लीमेंट्री एंगल में दो एंगल का सम 180 डिग्री होता है। ये दोनों बातें मोस्ट इंपॉर्टेंट हैं, मोस्ट इंपॉर्टेंट। स्टार लगाकर इनको लिख लीजिए अपनी नोटबुक में, क्योंकि इनसे क्वेश्चन हमेशा ही पूछे जाते हैं। कॉम्प्लीमेंट्री एंगल और सप्लीमेंट्री एंगल से रिलेटेड क्वेश्चन मैं आपको क्वेश्चन कराऊंगा अभी जो सीटेट में आए हैं। देखिए किस तरह के क्वेश्चन आए हैं सीटेट में। देखिए किस तरह के क्वेश्चन आए हुए हैं कॉम्प्लीमेंट्री एंगल और सप्लीमेंट्री एंगल से रिलेटेड। दोनों ही अच्छे क्वेश्चन हैं, दोनों ही सीटेट के क्वेश्चन हैं। ये वाला क्वेश्चन तो मेरे अपने एग्ज़ाम में आया था जब मैंने सीटेट का एग्ज़ाम दिया था, ठीक। तो फाइंड द डिफरेंस ऑफ कॉम्प्लीमेंट्री एंगल ऑफ 60 डिग्री एंड सप्लीमेंट्री एंगल ऑफ 130 डिग्री। तो अगर आपको कॉम्प्लीमेंट्री और सप्लीमेंट्री एंगल नहीं पता है तो आपसे ये क्वेश्चन नहीं होने वाला। कॉम्प्लीमेंट्री एंगल का सम मैंने आपको कितना बताया, दो एंगल का सम अगर 90 डिग्री है तो वो एंगल्स कॉम्प्लीमेंट्री एंगल हैं। उनमें से एक एंगल 60 डिग्री दिया है तो दूसरा एंगल कितना हुआ 30 डिग्री। कैसे, 90 माइनस 60, तो दूसरा एंगल हो गया 30 डिग्री कॉम्प्लीमेंट्री। कॉम्प्लीमेंट्री दूसरा एंगल हो गया 30 डिग्री। अब सप्लीमेंट्री एंगल जिसका 130 डिग्री है तो इसका सप्लीमेंट्री एंगल कितना होगा, 180 में से लेस कर देंगे इज इक्वल टू 50 डिग्री। ये सप्लीमेंट्री एंगल हो गया आपका। ये तो हुआ आपका कॉम्प्लीमेंट्री एंगल, क्योंकि दो एंगल का सम अगर 90 डिग्री होता है तो कॉम्प्लीमेंट्री एंगल होते हैं। उनमें से एक एंगल 60 डिग्री है तो दूसरा 30 डिग्री होगा, तभी इन दोनों का सम 90 होगा। सप्लीमेंट्री एंगल में सम 180 डिग्री होता है आपका, तो एक एंगल 130 होगा तो दूसरा 50 होगा, तभी इन दोनों का सम 180 डिग्री आएगा, ठीक है। आपसे पूछा है डिफरेंस किसका, कॉम्प्लीमेंट्री एंगल ऑफ 60 डिग्री एंड सप्लीमेंट्री एंगल ऑफ 130 डिग्री। तो 130 डिग्री का सप्लीमेंट्री एंगल है 50 और 60 डिग्री का कॉम्प्लीमेंट्री एंगल है 30। इसका डिफरेंस मतलब 20 डिग्री आपका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक। समझ पाए आप, बहुत अच्छी बात है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है। ये क्वेश्चन की लैंग्वेज ऐसी थी, इंग्लिश में मैं इस क्वेश्चन को रीड कर रहा था, बहुत ही कंफ्यूजिंग लैंग्वेज थी इंग्लिश में, इसलिए मैंने आपके सामने हिंदी में क्वेश्चन लिखा है। हिंदी में क्वेश्चन आसानी से समझ में आ जाएगा और इस क्वेश्चन को मैंने डिकोड करके लिखा है। लैंग्वेज थोड़ी सी ज़्यादा टफ आई थी, वो लैंग्वेज कैंडिडेट्स के समझ में ही नहीं आ पा रही थी। इवन मुझे भी 2-2.5 मिनट इस क्वेश्चन को पढ़ते पढ़ते हो गए थे, लेकिन मैं समझ नहीं पा रहा था क्वेश्चन में आकर पूछा क्या है। बहुत देर के बाद समझ में आया, फिर भी मैंने इसे करेक्ट कर दिया था। तो क्वेश्चन है उस कोण का मान क्या होगा जिसके संपूरक कोण का मान उसके पूरक कोण के 4 गुने के बराबर है, ठीक। संपूरक कोण मतलब सप्लीमेंट्री एंगल और पूरक कोण मतलब कॉम्प्लीमेंट्री एंगल। तो वो एंगल आपसे पूछा है जिसके कॉम्प्लीमेंट्री एंगल का मान उसके, माफ कीजिए, जिसके सप्लीमेंट्री एंगल का मान उसके कॉम्प्लीमेंट्री एंगल के 4 गुने के बराबर है। इस क्वेश्चन को अगर आप वैसे करते रहेंगे तो आपको ज़्यादा टाइम लगेगा। ऑप्शंस दिए हुए हैं, ऑप्शंस की हेल्प से ज़्यादा आसानी से हो जाएगा और बहुत कम टाइम में हो जाएगा। तो ऑप्शंस पे भी एक बार ध्यान देना जरूरी है। तो उस कोण का मान क्या होगा, सबसे पहले तो वो कोण देखना है। अगर हमने मान लिया वो कोण 75 डिग्री है, 75 डिग्री अगर वो कोण है, तो इसका कॉम्प्लीमेंट्री और सप्लीमेंट्री क्या होगा, कॉम्प्लीमेंट्री एंगल हो जाएगा 15 डिग्री, 90 में से 75 कम हो जाएगा, और सप्लीमेंट्री एंगल हो जाएगा आपका 90 और प्लस 15 105 डिग्री। आपसे क्वेश्चन में दिया है इसका सप्लीमेंट्री एंगल कॉम्प्लीमेंट्री के 4 गुने के बराबर है।
तो क्या ये सप्लीमेंट्री इसका 4 गुना है? 15 का 4 गुना है? नहीं, 15 का 4 गुना होता है 60। इसका मतलब 75 आपका रॉन्ग आंसर है। समझ पाए? 30 का कॉम्प्लीमेंट्री और सप्लीमेंट्री, कॉम्प्लीमेंट्री तो होगा 60 डिग्री, 60 और 30 90 होता है ना, और सप्लीमेंट्री कितना होगा? 150 डिग्री। क्या 60 का 4 गुना 150 होता है? नहीं होता। इसका मतलब ये ऑप्शन भी आपका रॉन्ग हो गया। कॉम्प्लीमेंट्री इसका होगा 45 डिग्री, 45 और 45 का सम 90 होता है, और ये होगा 135 डिग्री जो सप्लीमेंट्री एंगल होगा। क्या 45 का 4 गुना 135 होता है? नहीं, 3 गुना होता है, लेकिन आपसे पूछा है 4 गुना, तो इसका मतलब ये ऑप्शन भी रॉन्ग हो गया। लास्ट ऑप्शन, इसका कॉम्प्लीमेंट्री एंगल और सप्लीमेंट्री एंगल, कॉम्प्लीमेंट्री एंगल होगा 30 डिग्री और सप्लीमेंट्री एंगल होगा आपका 120 डिग्री। 60 और 30 90 कॉम्प्लीमेंट्री एंगल हो गया, 60 और 120 180 सप्लीमेंट्री एंगल हो गया। अब आप देखते हैं कि 30 का 4 गुना 120 होता है, 30 चौक 120, 34 जा 120, और क्वेश्चन में आपसे यही पूछा था कि जिसका कॉम्प्लीमेंट्री एंगल, जिसका सप्लीमेंट्री एंगल उसके कॉम्प्लीमेंट्री एंगल के 4 गुने के बराबर है, तो इसका मतलब 60 डिग्री आपका राइट आंसर हो गया। इस क्वेश्चन को करने में मुझे भी 2.5 से 3 मिनट लगे थे, लैंग्वेज समझ नहीं आ रही थी एक्चुअली। चलिए आगे बढ़ते हैं। इसके बाद आप पढ़ते हैं एंगल्स बेस्ड ऑन लाइंस। लाइंस पे किस तरह के एंगल बनते हैं, उन एंगल्स की आपको पहचान होनी चाहिए, उनके बारे में आपको पता होना चाहिए। तो पहला है वर्टिकली अपोजिट एंगल और दूसरा है एडजेसेंट एंगल। तो वर्टिकली अपोजिट एंगल कौन से होते हैं? जैसे आपने इंटरसेक्टिंग लाइन पढ़ा था, जब किसी एक लाइन को दूसरी लाइन कट करती है, इन एंगल के नेम हम मान लेते हैं। इसे हम मान लेते हैं 1, इसे हम मान लेते हैं 2, इसे 3 और इसे 4। तो वर्टिकली अपोजिट का मीनिंग होता है एंगल 1 एंगल 3 के इक्वल होगा। ठीक है, तो यहाँ से आप क्या देखते हैं कि एंगल 1 हमेशा ही एंगल 3 के इक्वल होगा और एंगल 2 हमेशा ही एंगल 4 के इक्वल होगा। कंडीशन आप लिख देंगे इसके आगे, बिकॉज दे आर वर्टिकली अपोजिट एंगल। ठीक, जब कोई दो लाइन आपस में एक दूसरे को कट करती हैं तो उनके अपोजिट एंगल्स, ये एक का अपोजिट है 3 और 2 का अपोजिट है 4, ये अपोजिट एंगल्स इक्वल होते हैं। अब है एडजेसेंट एंगल्स। एडजेसेंट एंगल्स कैसे होते हैं? जैसे सपोज कीजिए ये कोई एंगल बना हुआ है ए बी सी, ये कोई एंगल बना हुआ है, यहाँ से आपने एक और बीच में लाइन ड्रॉ कर दी, ये हो गया डी। ठीक, अब एंगल ए बी डी, एंगल ए बी डी एंड एंगल डी बी सी, ए बी डी और डी बी सी, ये एंगल डी बी सी हो गया और ये एंगल ए बी डी हो गया। सिर्फ इतना एंगल ए बी डी और इतना एंगल डी बी सी। ठीक, ये दोनों एडजेसेंट एंगल्स हैं। कैसे हैं एडजेसेंट एंगल्स? आप देखते हैं कि बी डी लाइन इसमें कॉमन आ रही है, तो कोई भी एक कॉमन लाइन जिस पर दोनों एंगल फॉर्म होते हैं, ठीक है, वो होते हैं आपके एडजेसेंट एंगल्स। और DBC में DB कॉमन है, ABD में DB या फिर BD कॉमन है, तो इससे हम बोलते हैं एडजेसेंट एंगल्स। क्लियर हो गया आपको? इससे आगे की तरफ बढ़ते हैं। आगे की तरफ आप बढ़ते हैं तो आपके सामने एक डायग्राम बना हुआ है। इन डायग्राम में आपको 8 तरह के एंगल बनाए हुए हैं। 1 3 5 7 2 4 6 8 तक आपके नंबर दिए हैं और 8 एंगल आपके सामने बने हुए हैं। आपको बताना है इसमें कौन सा एंगल कौन से एंगल के इक्वल होगा और उस एंगल का क्या नाम होगा। तो आप देखते हैं ये एंगल 1 और एंगल 2 हमेशा ही इक्वल होगा। ठीक है, जब भी कोई दो पैरेलल लाइंस हैं और उन्हें एक ट्रांसवर्सल लाइन कट करती है तो ये वाला एंगल इस एंगल के भी इक्वल होगा और ये एंगल इस एंगल के भी इक्वल होगा और ये एंगल इस एंगल के भी इक्वल होगा। मींस ये वर्टिकल अपोजिट एंगल हो गए, जो भी आपने इससे पहले पढ़ा था, ये भी दोनों वर्टिकल अपोजिट एंगल हो गए। लेकिन इसके अलावा जब दो पैरेलल लाइंस को एक ट्रांसवर्सल लाइन कट करती है तो ये वाला जो इंटीरियर एंगल है इस साइड का,
ये इस साइड के इंटीरियर एंगल के इक्वल होगा। ठीक है, इंटीरियर मतलब दोनों लाइन के बीच का जो भाग है, इंटीरियर अंदर का भाग, तो दोनों लाइन के जो बीच का अंदर का भाग है, इसलिए हम इसे इंटीरियर एंगल बोल रहे हैं। ठीक, तो ये वाला एंगल इस एंगल के इक्वल होगा और ये वाला एंगल इस एंगल के इक्वल होगा। अभी भी दोनों एंगल अंदर की तरफ है, ये वाले भी दोनों एंगल अंदर की तरफ हैं, इसलिए एंगल 1 और एंगल 2 इक्वल होंगे, एंगल 3 और एंगल 4 इक्वल होंगे। तो आप क्या लिखेंगे, एंगल 1 इज इक्वल टू एंगल 2, एंगल 3 इज इक्वल टू एंगल 4 और इसके आगे कंडीशन लिख देंगे इंटीरियर अपोजिट एंगल, इंटीरियर अपोजिट एंगल। ठीक है, एंगल 1 आपका एंगल 2 के इक्वल हो गया, एंगल 3 एंगल 4 के इक्वल हो गया और आपने देखा दोनों पैरेलल लाइंस के बीच में अंदर की तरफ एंगल्स हैं, इसलिए ये इंटीरियर अपोजिट एंगल्स हो गए। अब इसके बाद इंटीरियर अपोजिट एंगल के बाद आपका एंगल 5 एंगल 6 के इक्वल होगा, इसी तरह एंगल 7 एंगल 8 के इक्वल होगा। जब आपने देखा था ये इंटीरियर एंगल थे, लाइन के अंदर के एंगल, बीच के, लेकिन अब आप देखेंगे यहाँ पर कि ये बाहर के एंगल, जो इससे बाहर के एंगल बच रहे हैं, मतलब ये वाला एंगल इस एंगल के इक्वल हो जाएगा बाहर वाले एंगल के, और ये वाला एंगल इस एंगल के इक्वल हो जाएगा बाहर वाले एंगल के। ठीक है, तो आपके कौन कौन से एंगल हो गए ऐसे बाहर वाले, 5 एंगल्स हो गया 6 के इक्वल, एंगल 5 इक्वल टू एंगल 6 और एंगल 7 इक्वल टू एंगल 8। ये आपके हो जाएंगे एक्सटीरियर, एक्सटीरियर अपोजिट एंगल। ठीक, एक्सटीरियर अपोजिट एंगल। उम्मीद करता हूं यहां तक आपको क्लियर हो गया होगा। इंटीरियर अपोजिट एंगल आपको क्लियर हो गए होंगे, एक्सटीरियर अपोजिट एंगल आपको क्लियर हो गए होंगे। इसके आगे का भाग, अब आपको तीसरा टाइप पढ़ना है कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल। कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल, कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल कौन से होते हैं, इसे हिंदी में बोला जाता है संगत कोण। संगत कैसे, जैसी एक जैसी संगत हो, जब दो पैरेलल लाइन एक ड्रॉ की गई हैं और इसे कोई ट्रांसवर्सल लाइन ड्रॉ करके कट कर रही है, तो ये वाला एंगल, जब ये लाइन पर ये एंगल बन रहा है तो ये लाइन इसके भी पैरेलल है और यही लाइन सीधी चली जा रही है यहाँ तक, इसमें कोई टेढ़ा मेढ़ा तो कुछ हुआ नहीं, तो ये वाला एंगल भी इक्वल होना चाहिए। इन्हीं दोनों एंगल को बोला जाता है कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल, कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल या फिर संगत कोण। इसी तरह ये वाले दोनों एंगल इक्वल हो जाएंगे, इसी तरह ये वाला एंगल इसके इक्वल हो जाएगा और ये वाले दोनों एंगल इस एंगल के इक्वल हो जाएंगे। तो कौन कौन से एंगल इक्वल होंगे, एंगल 5 इज इक्वल टू एंगल 2, एंगल 3 इज इक्वल टू एंगल 8, एंगल 1 इज इक्वल टू एंगल 6 और एंगल 4 इज इक्वल टू एंगल 7। इतनी बात आपको क्लियर हो गई होगी। ये कौन से एंगल हो गए आपके कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल या फिर हिंदी में संगत कोण। तो उम्मीद करता हूँ जितने एंगल्स मैंने आपको बताए, जितने मैंने लाइन के टाइप्स बताए, जितने एंगल्स के टाइप बताए, जितने सब टाइप्स बताए, कॉम्प्लीमेंट्री एंगल, सप्लीमेंट्री एंगल, ये सारी चीज़ें आपको क्लियर हो गई हैं। स्टार्टिंग से आज आपने ज्योमेट्री पढ़ी है तो आपको सारी चीज़ें समझ में आती चली जाएंगी और मैं उम्मीद ही नहीं भरोसा भी देता हूँ आपको कि ज्योमेट्री इतने सरल तरीके से पढ़ाऊँगा कि आपको हर एक चीज़ समझ में आएगी। बस उसको वापस एक बार रिवाइज़ कर लीजिएगा। अगर आप रिवाइज़ कर लेंगे तो सीटेट में आपके कोई भी क्वेश्चन नहीं अटकेंगे, आप सारे क्वेश्चन ज्योमेट्री से आएंगे, कर जाएंगे। ठीक है, तो इसी तरह एक क्वेश्चन और दिया हुआ है आपके सामने, 2 लाइन्स इंटरसेक्ट ईच अदर इन विच द वर्टिकल अपोजिट एंगल इज 30 डिग्री। आप देख रहे हैं कि 2 लाइन एक दूसरे को इंटरसेक्ट करती हैं, तो इसमें जो वर्टिकल अपोजिट एंगल दिया है, एक एंगल दिया हुआ है वर्टिकल अपोजिट 30 डिग्री। इसका मतलब अगर ये 30 डिग्री है तो ये भी 30 डिग्री होगा,
क्योंकि एक एंगल दिया तो दोनों एंगल ये वर्टिकली अपोजिट हो गए, 30 डिग्री के हो गए। आपसे पूछा है फाइंड द सम ऑफ अनदर 2 वर्टिकली अपोजिट एंगल, जो ये वाले 2 वर्टिकली अपोजिट एंगल बचे इनका सम क्या होगा। तो आप देखते हैं जब भी कोई लाइन स्ट्रेट लाइन होती है, इस पॉइंट से इधर भी लाइन जा रही है, इधर भी जा रही है, तो टोटल लाइन कितने की होती है 180 डिग्री की। 180 में से 30 डिग्री ये है, तो ये कितना बचा 150 डिग्री। इसी तरह नीचे भी 30 डिग्री ये है, तो ये भी बचा 150 डिग्री। 150 कितना हो गया इज इक्वल टू 300 डिग्री। आसान सा क्वेश्चन था, आया हुआ था प्रीवियस ईयर में, तो मैंने आपको करा दिया। अगर आपको वर्टिकली अपोजिट एंगल का कॉन्सेप्ट क्लियर है तो ये क्वेश्चन आपसे आसानी से हो जाएगा। लेकिन आपको पहले पता होना जरूरी है कि वर्टिकली अपोजिट एंगल होता क्या है। इसीलिए मैंने आपको एंगल के सारे टाइप पढ़ाए हैं कि इंटीरियर एंगल कौन से होते हैं, एक्सटीरियर कौन से होते हैं, वर्टिकल अपोजिट कौन से होते हैं, कॉरस्पॉन्डिंग एंगल कौन से होते हैं। तो उम्मीद है कि आपने अच्छी तरह से ये सारी चीज़ें समझ ली होंगी। आप इसको एक बार रिवाइज़ कर लीजिए अपनी कॉपी में, अपनी नोटबुक में नोट्स बनाने के बाद, और मेरे साथ पढ़ते रहिए। ज्योमेट्री आपको सबसे इजी मेथड से कराऊंगा पूरी। थोड़ी सी लंबी है ज्योमेट्री, लंबा टॉपिक है, तो थोड़ा सा टाइम लग सकता है इसमें, लेकिन सीटेट से पहले कंप्लीट करा दूंगा। ठीक है, तो इसी तरह पढ़ते रहिए, हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, बने रहिए मेरे साथ, खुश रहिए और खुश रखिए।